नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपन यहाँ पे पेपर सोल्व कर रहे हैं वो रहेगी। दोस्तों, आज अपना जो पेपर रहेगा वो ध्यान रखना है, शारीरिक शिक्षक भर्ती। ध्यान रखना है, शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट, यानी फर्स्ट ग्रेड जो कब किया गया था दोस्तों 2022 में। इसकी एग्जाम डेट देके दोस्तों आप यहाँ पे 21/10/2022 यानी 21 अक्टूबर को लगी थी, उसका अपन यहाँ पे पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। और वो यहाँ पे सेकंड पेपर रहेगा, यानी सब्जेक्ट से संबंधित पेपर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मार्क्स आपको सभी को पता है कि इसमें 260 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। वो अपन यहाँ पे सब ध्यान रखना। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे 130 होते हैं, सभी जानते हैं इस मामले में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भर्ती जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था 2022 में लेटेस्ट, अपन सोचते हैं कि ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है और अपने जो लगेगा वो सेकंड ग्रेड का पेपर लगेगा यहाँ पे, यानी इससे एक लेवल कम लगेगा अपना। तो लेवल देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का वो सेम रहने वाला है, यानी इससे थोड़ा इजी आएगा, लेकिन आप ये पेपर भी आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें आप 130% में से कितने परसेंट सही करेंगे वो मेरे को ज़रूर बताना, ईमानदारी से बताना दोस्तों आप, क्योंकि आपके यहाँ पे एक प्रकार से जो एग्जाम ही लग रही है, इसी आधार पर आपको सॉल्यूशन करना है। और लास्ट में 130 में से आप मेरे को बताना है कि 100+ कितने स्टूडेंट 100+ कर पाए हैं। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दे। एक बार सभी दोस्त अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दे, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों कल ध्यान रखना है, कल मैं आपको बता दूँ सुबह 9 बजे थ्योरी की क्लास भी रहेगी। कल सुबह जो 9 बजे थ्योरी की क्लास रहेगी, उसमें जो अपना टॉपिक रहेगा वो हार्ट का पार्ट नंबर 2, हार्ट यानी हृदय का पार्ट नंबर 2 रहेगा। पार्ट नंबर फर्स्ट अपन ने डाल दिया था, ले लिया था, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 रहेगा। और 1-2 दिन में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर अपना जो करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड, जहाँ से एक सिंगल पर्सन भी आपको एग्जाम से बाहर नहीं मिलेगा, तो वो जरूर लेना आप, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो 1-2 दिन में मैं तैयार कर रहा हूँ उस क्लास को, वो आपको मिल जाएगी। तो क्लास को शेयर और लाइक कर दिया होगा दोस्तों। अपन अब देखते हैं यहाँ पे पर्सन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पेपर फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, 2022 में लगा था। अब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन का लेवल देखना है, फिर अपन यहाँ पे अनुमान लगाते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखना एक बार आप, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, आप भारतीय शिक्षा आयोग ने किस वर्ष में सिफारिश की थी, किस युवाओं के हित में, ध्यान रखना, युवाओं के हित में स्थानीय खेलों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया है तो ध्यान रखना है, ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। और यही क्वेश्चन ध्यान रखना है शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में जो थर्ड ग्रेड लगी थी उसमें भी, यानी 2022 में फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया यही प्रश्न और 2022 थर्ड ग्रेड में भी यही प्रश्न पूछा गया, दोनों बार में यही प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या माना गया था, 1882। ध्यान रखना, ये प्रश्न मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, शारीरिक शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में पूछा गया प्रश्न था। और 2018 जो शारीरिक शिक्षक भर्ती लगी थी उसमें भी पूछा गया। लगातार 3 भर्तियों में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, आपके लिए जो जितने भी पेपर लगे हैं उनको भी सॉल्यूशन करवा देंगे, चाहे वो यूपी से संबंधित हो या फिर हरियाणा से संबंधित हो, डीएसएस से संबंधित हो, क्योंकि क्वेश्चन बार बार घूम के फिर के ही आते हैं, तो वो अपन यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी दोस्तों, ईमानदारी से 130 प्रश्नों से आप कितना स्कोर करेंगे वो लास्ट में मेरे को जरूर बताना कि सर मेरा यहाँ से 100+ हो चुका है या नहीं हुआ है, उसके बारे में मेरे को जरूर बताना। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब हुआ। दोस्तों राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, जिसे अपन राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल इंग्लिश में भी अपने को दोनों तरफ ध्यान रखना है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों अपन जल्दबाजी नहीं करेंगे। कुछ लोग दोस्तों बार बार कमेंट करते हैं सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि अपने को यहाँ पे स्पीड बढ़ाना टाइम पास थोड़ी करना है, अपने को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था, प्रश्न नंबर 2 में जो माना गया था दोस्तों को ध्यान रखना है, 1957 यानी 1957 में इसका गठन किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्लास को शेयर करते रहिए आप टाइम से टाइम। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 माना गया था दोस्तों यहाँ पे, किस शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को अपने अनुसार प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी अपने अनुसार प्रदर्शन करता है। दोस्तों लगातार अपन प्रश्नोत्तरी ले रहे हैं, उसमें खूब बार करवा रहा हूँ मैं इस प्रश्न को, बार बार हर प्रश्नोत्तरी में इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको बार बार सेलेक्ट किया जाता है।
तो किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी अपनी इच्छा से करेगा, अपनी इच्छा से करेगा तो वो कौन सी विधि रहेगी, प्रश्न नंबर 3 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वेच्छा विधि। इसे अपन स्वेच्छा विधि मानेंगे। और दोस्तों शारीरिक शिक्षा में सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, तो वो ध्यान रखना है, सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे अच्छी मानी जाती है। ये भी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में याद रखते हुए चलना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देखे। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान कब अस्तित्व में आया। ध्यान रखना है कभी अस्तित्व में आया, उसके बारे में अपने को यहाँ पे बताना है, कब अस्तित्व में आया ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है दोस्तों, तो वो कब अस्तित्व में आया। और दोस्तों कल मैं आपको बता दूं 9 बजे, ध्यान रखना है कल सुबह 9 बजे थ्योरी की क्लास रहेगी। हार्ट का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 अपन ने कर लिया कंप्लीट, पार्ट नंबर 2 रहेगा। और जल्द ही मैं आपको 102 दिन के अंदर यानी नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर करंट अफेयर्स की ऐसी क्लास आपको दूंगा जहाँ से एक भी पर्सन आपको बाहर नहीं जाएगा, सिंगल पर्सन भी, तो वो इंपॉर्टेंट क्लास जरूर लेना। तो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान कब अस्तित्व में आया था, प्रश्न नंबर 4, और इसका आंसर सही माना गया तो दोस्तों ध्यान रखना 1959 यानी 1959 में। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं तो इसका लेवल अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड ग्रेड का पेपर पूछा जाएगा। तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा दक्षता अभियान 1959। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लानिंग का पहला चरण है दोस्तों, यहाँ पे प्लानिंग जिसे अपन प्लानिंग कहते हैं, तो प्लानिंग का पहला चरण है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्लानिंग का पहला चरण कौन सा है, लक्ष्य समूह की पहचान करना चाहिए, लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए, संसाधन जुटाना चाहिए, सुविधाओं का प्रावधान। यानी कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखा जाता है, प्रश्न नंबर 5 में बताना है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे याद भी ना हो तो भी हल कर सकते हैं। क्योंकि प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग किसी भी चीज़ को लेकर करेंगे तो सबसे पहले अपना क्या होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी अपना गोल यहाँ पे डिटरमाइन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तभी तो जाकर अपन प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या है अपनी, PTI बनना, यानी सेकंड ग्रेड के अंदर अपन ये अपनी प्लानिंग है। लक्ष्य क्या है अपना PTI, तो अपन अब उसको प्लानिंग रखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैनल से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, तो ये अपनी यहाँ पे प्लानिंग होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखे दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा लेवल है फर्स्ट ग्रेड का भी, जो लेटेस्ट 2022 की बात कर रहे हैं अपन, 2022 अक्टूबर में लगी थी। प्रश्न नंबर 6 देखे दोस्तों, योगा शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ। दोस्तों योगा शब्द है वो कहाँ से आया वो अपने को यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूँ योगा शब्द है तो कौन सी भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। ध्यान रखना संस्कृत धातु है, संस्कृत भाषा की एक धातु है जिसका नाम है क्या, युज, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिसका अर्थ ध्यान रखना है, इसे अपन जोड़ना या फिर इसे अपन संयोजन भी कहते हैं, संयोजन भी कहते हैं। दोनों शब्दों को याद रखना है, तो इस प्रकार अपने को डीपली अध्ययन करना है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा आसन अग्र कुब्जता से राहत के लिए सुझाया जाता है। अग्र कुब्जता से राहत प्रदान करता है। अग्र कुब्जता किसे कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश वर्जन में देखना है, इसे अपन लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इसे अपन लॉर्डोसिस, तो लॉर्डोसिस का मतलब पेट आगे की तरफ निकल के आ जाता है तो वो लॉर्डोसिस होता है। तो अभी इसके लिए कौन सा आसन होगा, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे आंसर माना गया था दोस्तों, वो ध्यान रखना है हलासन। हलासन इसका सही आंसर रहेगा। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता की स्पर्धाएं है दोस्तों। यहाँ पे पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता की स्पर्धाएं कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्क्वाट, पुल, ओवर, कर्ल, ये इसके शब्दावली है। पावर लिफ्टिंग ये जिसे अपन वेट लिफ्टिंग के नाम से जानते हैं, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना इसकी कौन सी स्पर्धाएं होती है, प्रश्न नंबर 8। और जो इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का, वो ध्यान रखना है स्क्वेट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। ध्यान रखना है यहाँ पे 3 इसके माने गए थे, यानी स्क्वेट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट, ये इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, लेसरेशन क्या है दोस्तों। लेसरेशन क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लेसरेशन दोस्तों, लेसरेशन का मतलब होता है दोस्तों आपको बता दूँ फटना, इसे अपन हिंदी में कहते हैं फटना, कोई भी चीज़ फट जाती है। तो यहाँ पे लेसरेशन किसकी चोट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ त्वचा की चोट है। खूब पढ़ा दिया अपन इंजरी थ्योरी की क्लास, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं।
आपको मैं दोस्तों एक बात बता दूं, यहाँ पे 130 ये तो पेपर लग चुका है, मान लो थर्ड ग्रेड का पेपर लग चुका है, सॉरी फर्स्ट ग्रेड का पेपर लग चुका है। लेकिन आप पूर्व मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके पूर्व भी क्लासें देखेंगे या फर्स्ट ग्रेड से पहले की क्लासें भी देखेंगे तो मैं बता सकता हूँ 130 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन अपने कम से कम यहाँ पे अपनी क्लासों के अंदर मिलते हैं। तो आप क्लास को बार बार रिपीट करते रहिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से सेकंड पेपर के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उनको बार बार रिपीट करते हुए देखता है। तो लेसन क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है त्वचा की इरेगुलर कटना। त्वचा का यानी इरेगुलर मतलब कैसे भी कट सकती है त्वचा, उस पर कट लग सकता है, तो उसे अपन इरेगुलर कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, भारत में महिला खेल उत्सव पहली बार कब मनाया गया? दोस्तों भारत में महिला खेल उत्सव की बात की यानी नेशनल जो स्पोर्ट्स है, महिलाओं की जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता, इसका सीधा सीधा अर्थ मैं बताऊँ आपको तो महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ध्यान रखना है महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है वो कब चालू की गई थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है राष्ट्रीय प्रतियोगिता। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ध्यान रखना है वो रहेगा यहाँ पे 1975, 1975 में महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, स्विमिंग में भारत से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक कौन है? दोस्तों स्विमिंग के अंदर भारत से क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक, अब जो ओलंपिक कौन सा है दोस्तों 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, उसमें गया था यह तैराक, हालांकि मेडल नहीं जीत पाया। तो स्विमिंग के लिए पहली बार क्वालिफाई करने वाला तैराक कौन रहेगा? प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर माना गया था दोस्तों ध्यान रखना साजन प्रकाश। साजन प्रकाश यहाँ पे भारत से पहली बार तैराकी यानी स्विमिंग के लिए क्वालिफाई करने वाला ओलंपिक के लिए पहले तैराक थे। ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न था, उस टाइम में करंट से जोड़कर पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 पूछा गया दोस्तों यहाँ पे किसी व्यक्ति की दिशा व गति बदलने की क्षमता, ध्यान रखना किसी व्यक्ति की दिशा व गति बदलने की क्षमता जब वह अपनी पूर्ण गति या उसके समकक्ष हो को क्या कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी उसकी गति और क्षमता, ध्यान रखना दिशा है और गति है, स्पीड है, ध्यान रखना दोनों को बदलने की क्षमता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? गति क्षमता, प्रतिक्रिया क्षमता, चपलता या फिर सहनशीलता। दोस्तों ये मोटर कंपोनेंट से प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर माना गया था उसे अपन चपलता यानी इसे अपन फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना अपन इसे फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं, चपलता के नाम से जानते हैं। क्यों? इसके अंदर दिशा और गति तुरंत बदल रहे हैं अपन, तो वो यहाँ पे चपलता रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट मांसपेशी सहन शक्ति को मापने के काम नहीं आता है? दोस्तों यहाँ पे नहीं आता है शब्द ध्यान रखना है, यानी मसल्स की जो एंडोरेंस पावर है उसको कौन सा यहाँ पे टेस्ट मेजरमेंट नहीं करता है वो बताना है। सिटअप्स, फ्लेक्सर आर्म हैंग या फिर डिस्टेंस वॉक या स्क्वेट थ्रस्ट, कौन सा यहाँ पे टेस्ट है जो मांसपेशियों की सहन शक्ति को नहीं मापता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 13 और इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो माना गया था यहाँ पे डिस्टेंस वॉक। अब दोस्तों डिस्टेंस वॉक होती है, डिस्टेंस का मतलब दूरी, जैसे मान लो लंबे लंबे कदम रखते हैं अपन, यहाँ पे लंबे लंबे कदम रख रहे हैं तो वो डिस्टेंस वॉक कहलाती है। तो ये मांसपेशियों की शक्ति नहीं मापेंगे बल्कि इसमें स्पीड से संबंधित या गति से संबंधित मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों वो देखिए आप, खेलों में ग्रुप डायनेमिक्स के विकास की उचित 4 प्रमुख अवधारणाओं का चयन कीजिए। ध्यान रखना है यहाँ पे 4 प्रमुख अवधारणाएं, यहाँ पे डायनेमिक्स की विकास की उचित 4 प्रमुख अवधारणाएं कौन सी मानी गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। डायनेमिक्स यानी गति होती है दोस्तों, और उसकी 4 विकास की उचित अवधारणाएं कौन सी रहेगी। प्रश्न नंबर 14 का जो आंसर माना गया था दोस्तों मैं आपको बताऊं वो ये इसका माना गया था गठन, आक्रामक रूप, अनुरूप और प्रदर्शन। ध्यान रखना है यहाँ पे गठन है, आक्रामक रूप है, अनुरूपण है और प्रदर्शन। इसको एक बार इंग्लिश में देखिए दोस्तों आप, मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश वर्जन दिखा देता हूँ आपको। तो इसको इंग्लिश वर्जन देखिए एक बार, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंग्लिश वर्जन में देखना जरूरी है। तो यहाँ पे परफॉर्मिंग यानी फॉर्मिंग, स्ट्रोमिंग और कन्फॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, ध्यान रखना है। ये डायनेमिक्स की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है बार बार रिपीट करके।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें अपन देखते हैं शॉर्ट लगा के, तो फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग और कन्फॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, यानी ये अपने को शब्द याद रखना है। FSCP ध्यान रखना है, FSCP यानी इसमें आएगा फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, कन्फॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, ये इसका यहाँ पे डायनेमिक्स का रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? ये इजी और लड्डू प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल। यहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे अपन साई के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, साई के नाम से जानते हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी, ध्यान रखना, 25 जनवरी 1984, 1984। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 का, वो रहेगा 1984, इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शिविर शिल्प में समाहित है। दोस्तों यहाँ पे शिविर शिल्प में क्या समाहित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों पेपर का लेवल आप अनुमान लगा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। और दोस्तों सुबह 9 बजे आप थ्योरी की क्लास रहेगी, हर्ट का अपना पार्ट नंबर 2, हर्ट का पार्ट नंबर 2 रहेगा। इंपॉर्टेंट आप थ्योरी की क्लासों को अगर अटेंड करते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देखते हैं, तो आपके लिए रामबाण साबित होगी। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। हर एक चीज़ का भर्ती ग्रेड 3 में भी देख लिया होगा आपने, और अब सेकंड ग्रेड में भी आप इसका खुद प्रैक्टिकल के देख लेना। आपको ये क्लासेस याद रहेंगी, ये प्रश्न याद रहेंगे कि सर सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और करंट अफेयर्स की क्लास है, वो भी मैं 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जिससे शायद ही कोई प्रश्न यहाँ से बाहर जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखे दोस्तों, शिविर शिल्प में समाहित क्या है? तो प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर माना गया था, वो मानसिक कौशल यहाँ पे माना गया था, यानी मेंटल स्किल इसकी यहाँ पे मानी गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखे दोस्तों 17, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एक संतुलित आहार कैसे बनता है? दोस्तों यहाँ पे एक संतुलित आहार है, यानी बैलेंस डाइट है, वो कैसे बनती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक संतुलित आहार कैसे बनता है? सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ तत्वों से मिलकर बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर प्रोटीन से या वसायुक्त। अपन सीधा सीधा इसका आंसर आसानी से पकड़ सकते हैं, अगर थोड़ा सा पढ़ा आपने संतुलित आहार बैलेंस डाइट के मामले में पढ़ा है, तो सही आंसर 17 में रहेगा दोस्तों यहाँ पे। सभी ध्यान रखना है, सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ उसमें मिल जाते हैं, वो बैलेंस डाइट होगी। यानी कार्बोहाइड्रेट भी उसमें मिलता है, प्रोटीन भी, वसा, खनिज लवण और जल, ये 5 चीज़, 3 तो ये हो गई, और खनिज लवण, ध्यान रखना, मिनरल्स, और इसके अंदर जल, ये 5 चीज़ होती है। तो वो कौन सा यहाँ पे खाद्य पदार्थ रहेगा? संतुलित आहार रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। 18, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया था दोस्तों, समर ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनाने वाली पहली महिला कौन है? समर ओलंपिक, ध्यान रखना, समर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात की जा रही है, तो उसमें पहली भारतीय ध्वजवाहक कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पीटी उषा, साइनी अब्राहिम विल्सन, साइना नेहवाल या कर्णम मल्लेश्वरी। समर ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला कौन है? दोस्तों ये प्रश्न देखो आप, करंट से रिलेटेड नहीं पूछा गया है, लेकिन करंट से जोड़कर पूछा गया है, क्योंकि जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, उसके अंदर ध्यान रखना है ध्वजवाहक कौन था, तो वो मेरी कॉम थी उसमें, ध्यान रखना है, MC मेरी कॉम उसमें बनी थी, तो वो उस टाइम में बनी थी। लेकिन इस क्वेश्चन को करंट से जोड़कर 2022 में पूछ लिया, 2022 में करंट से जोड़कर पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, ओल्ड पर्सन पूछ लिया। तो प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे? साइनी अब्राहिम विल्सन, ध्यान रखना, साइनी अब्राहिम विल्सन है जो प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक के अंदर, ध्यान रखना, ध्वजवाहक बनी थी। लेकिन ये क्वेश्चन करंट से जोड़ के पूछ लिया उसने। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, 5 घटक मॉडल के आधार पर व्यक्तित्व का कौन सा घटक चिड़चिड़ापन, घबराहट और भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा है? ध्यान रखना है, यहाँ पे 5 घटक के बारे में बात कर रहे हैं। 5 घटक मॉडल के अनुसार, यानी 5 फैक्टर मॉडल है, उसके अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक वो चिड़चिड़ापन, घबराहट और भावनात्मक अस्थिरता से जुड़ा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से क्वेश्चन रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है 19। और दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर माना गया था, वो ध्यान रखना है न्यूरोटिसिस, ध्यान रखना है, जिसे अपन मनोविक्षुब्धता बनाम बोलते हैं, न्यूरोटिसिस, जिसका सही आंसर माना गया था। ये अपने यहाँ पे सेकंड ग्रेड से नहीं जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक लगता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों, वो पूछा गया था, दीर्घकालीन व्यायाम का हृदय प्रणाली पर पड़ने वाला व्यायाम। दीर्घकालीन का मतलब यहाँ पे लॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उसका अपन यहाँ पे
जो हृदय प्रणाली यानी हार्ट सिस्टम है उस पर पड़ने वाला यहाँ पे प्रभाव कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना। हृदय अतिवृद्धि हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि होती है, रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 ब्लड सर्कुलेशन से सब टॉपिक पूछा गया है, ध्यान रखना। ब्लड सर्कुलेशन हार्ट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और अपनी छोरी की क्लास सुबह 9 बजे आएगी, वो भी ध्यान रखना, हार्ट से संबंधित आएगी तो आप जरूर ले उस क्लास को, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर माना गया था, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 निम्न में से किसे खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में शामिल नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सिद्धांत है उसमें शामिल नहीं करते हैं, वो कौन सा यहाँ पे सिद्धांत रहेगा? मूवमेंट इकोनॉमी, प्रगतिशील भार, प्रशिक्षण की चक्रीयता या निरंतरता। प्रश्न नंबर 21 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से पूछा गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 में तो खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में शामिल नहीं करते हैं, नई शब्द दिया गया है और इसका आंसर सही रहेगा दोस्तों, वो माना गया था मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी यहाँ पे प्रशिक्षण सिद्धांत नहीं रहेगा। साथ ही में प्रगतिशील भार हो गया, प्रशिक्षण की चक्रीयता हो गई और निरंतरता कंटिन्यूटी यहाँ पे इसका आंसर सही माने गए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। थोड़ा स्पीड धीरे रखेंगे लेकिन इनको व्याख्या करते हुए चलेंगे दोस्तों कि क्यों माना गया है। मनोरंजनात्मक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों जो मनोरंजनात्मक यानी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे अपन आज की प्रश्नोत्तरी में, क्योंकि उनका विश्लेषण करते हुए चलेंगे कि इसका आंसर क्यों माना है। तो आपको डेफिनेशन और जो इसकी विश्लेषण है, व्याख्या की जा रही है, उस पर जरूर ध्यान देना है। मनोरंजनात्मक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है समय बिताना, कुछ अतिरिक्त कार्य करना, अतिरिक्त गतिविधि में आनंद ले वो मजा करना, कुछ ऐसा करे जो अभी तक नहीं किया। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 आराम से निकल सकता है आंसर। तो मनोरंजनात्मक गतिविधियों का क्या मतलब होता है दोस्तों? यहाँ पे गतिविधि में आनंद ले और मजा ले, क्योंकि रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती है उसका मतलब ही ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है? मजा लेना होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों। एक मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? दोस्तों मनोरंजन संगठन उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सामग्री, नेतृत्व, सुविधा, योजना। मनोरंजन के संगठन की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रिएशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो प्रश्न नंबर 23 में जो आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे वो माना गया था सुविधाएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मनोरंजन के संगठन यानी ढांचा मनोरंजन का है, उसमें सभी में क्या होनी चाहिए? सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, उसमें अच्छे से इक्विपमेंट्स होने चाहिए मनोरंजन के, जैसे तरणताल हो गया, मशीन हो गई या और कोई हो गया, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया था एक नॉकआउट प्रतियोगिता में जहां 17 टीमें, टीम कितनी है? 17, ध्यान रखना है, वो हिस्सा ले रही है, तो पहले राउंड में कितने मैच होंगे? ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता से, टूर्नामेंट से संबंधित प्रश्न है कि एक प्रतियोगिता टूर्नामेंट कौन सा है? नॉकआउट, उसमें कितने टीमें हैं? 17 टीम। तो पहले राउंड की बात कर रहा है, उसमें कितने यहाँ पे मैच खेले जाएंगे? अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो कितने राउंड में मैच होंगे, तो राउंड की निकालने के लिए अपन नेक्स्ट पावर ऑफ 2 यूज करते हैं। 2, 4, 8, 16 और 32। तो राउंड कितने लगेंगे इसमें सबसे पहले मैं बताऊं तो यहाँ पे 17 टीमों को नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना हो गया? 32। तो इसका मतलब 5 राउंड में कंप्लीट मैच होंगे, लेकिन यहाँ पे पहले राउंड में कितने मैच होंगे ये पूछा गया है। तो पहला राउंड के अंदर देखें तो 17 टीमें, तो 22 कितनी मिलेगी? तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 22 निकालने के लिए 32 है, तो ध्यान रखना इसके अंदर 32 में 17 घटाएंगे 15 22 मिलेगी। तो 17 में से 15 तो 22 को मिल जाएगी टीमों को, बची कितनी टीमें? 2। तो 2 टीमों के आपस में मैच कितना हुआ? 1 मैच। तो यहाँ पे सही आंसर क्या माना गया था 24 का? वो ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 मैच होगा फर्स्ट राउंड के अंदर। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। और क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों आप। नेक्स्ट व्याख्या पसंद भी आती है क्लास की तो आप शेयर करते रहिए। प्रश्न नंबर 25 एनोरेक्सिया नर्वसा क्या है? दोस्तों फिजिक्स साइकोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि एनोरेक्सिया नर्वसा क्या है? मानसिक विकार, खाने का विकार, नींद का विकार या दृष्टि का विकार? एनोरेक्सिया नर्वसा 25 में बताना है दोस्तों आपको। एनोरेक्सिया नर्वसा देखिए दोस्तों आपको प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 में माना गया था खाने का विकार। अब इसमें क्या है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति मोटा है, मान लो कोई व्यक्ति क्या है? मोटा है, ओबेसिटी। कोई व्यक्ति मान लो बहुत मोटा है, तो मोटा व्यक्ति क्या करेगा? खाने से बचने के लिए, ज़्यादा मोटापे से बचने के लिए वो खाएगा पहले, तो खाने के बाद में वो उल्टी करेगा, वोमिटिंग करेगा। तो वो यानी खा भी रहा है जम के मान लो, और फिर वापस वो
उल्टी भी कर रहा है, उनको निकाल रहा है, तो वो क्या करेगा, एनोरेक्सिया नर्वसा कहलाएगा। ध्यान रखना, इस प्रकार अपने को यहाँ पे व्याख्या ध्यान रखनी है, तभी दिमाग में सेट हो पाएगी ऐसी बातें। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, मोटापा को कम करने में कौन सा आसन है, मोटापा है उसको कम करने में कौन सा आसन कार्य करता है। दोस्तों इससे पहले भी ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं योगा से प्रश्न 3 पूछ रहे, एक तो युज धातु वाला पूछ लिया, एक पूछा था अपन ने यहाँ पे कि अगर कौन सा काइपोसिस हो जाए, सॉरी लोडोसिस हो जाए तो कौन सा आसन करना चाहिए, तो अपन ने पश्चिमी हल आसन देख लिया था, तो वो भी योगा से जोड़ के प्रश्न पूछा। अब ये फिर योगा से प्रश्न पूछ लिया है कि मोटापा को कम करने के लिए आसन सहायक है कौन सा। प्रश्न नंबर 26 का आंसर माना गया था दोस्तों, ध्यान रखना वज्रासन। प्रश्न नंबर 26 और सही आंसर माना गया था वज्रासन, जो एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं वज्रासन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखें दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड जरूर दे रखें लेकिन व्याख्या करते हुए चलेंगे प्रश्न की। मानव शरीर में संतुलन बनाने का कार्य निम्न में से कौन करता है, शरीर के अंदर बैलेंस बनाने का कार्य है वो कौन करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 27 बताना है दोस्तों, मानव शरीर में संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है, प्रश्न नंबर 27, और इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन जो कान के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना, वो इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटर एजुकेबिलिटी परीक्षण है। मोटर एजुकेबिलिटी मतलब यहाँ पे परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण मापने वाला परीक्षण है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मोटर एजुकेबिलिटी परीक्षण, JCR, IOW या AAHPIR फ्लेक्शन परीक्षण, तो यहाँ पे कौन सा परीक्षण है, प्रश्न नंबर 28। और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, इसको मैं बताऊँ आपको, तो ये सभी मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट रहेंगे, तो यहाँ पे इसको दिया गया था बोनस, ध्यान रखना है, इसको बोनस दिया गया था। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ध्यान रखना है कितने प्रश्नों पे बोनस दिया गया था, तो यहाँ पे 1 प्रश्न तो अपने को यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, ओलंपिक कमेटी ने किस वर्ष से प्रदर्शन में सुधार लाने वाले मादक पदार्थों को, ड्रग्स को प्रतिबंधित किया था, किस वर्ष से प्रतिबंधित किया था वो बताना है। वैसे अपन देखिए वाडा होती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी, और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। दोनों एजेंसियों का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कनाडा के, और यहाँ पे नाडा का मुख्यालय है वो दिल्ली में। लेकिन इनको पहली बार प्रतिबंधित कब किया गया था, तो 29 का जो आंसर माना गया था दोस्तों, वो ध्यान रखना 1967, 1967 में इनको प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि 1968 का ओलंपिक था, 1968 का ओलंपिक था, उसमें इसको पूरी तरह यहाँ पे बैन मान लिया गया था, तो यहाँ पे पहले ही कर दिया गया था 1 साल पहले। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, श्वसन क्रिया, हृदय गति व रक्तचाप को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है। यहाँ पे 3 चीज़ है दोस्तों, श्वसन क्रिया रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हृदय गति हार्ट बीट हो गई, और रक्तचाप यानी BP हो गई, उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या थैलेमस या मेडुला ओब्लांगेटा। प्रश्न नंबर 30 बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, तो इसका आंसर माना गया था दोस्तों, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेडुला ओब्लांगेटा है, वो यहाँ पे कंट्रोल करता है किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट बीट और BP, तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग निम्न में से किसे विकसित करने का एक प्रभावी तरीका। दोस्तों अपन खूब प्रश्नोत्तरी में बार बार सम्मिलित कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, अगर आपने थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी पे ध्यान दिया है, प्रश्नों पे ध्यान दिया है, तो आप ऐसे प्रश्नों को देख लेना, फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं। तो सर्किट ट्रेनिंग, इसे विकसित करने का, किसे विकसित करने का प्रभावी तरीका है, स्पीड को या फिर अतिरिक्त शक्ति, चपलता, शक्ति सहनशीलता, प्रश्न नंबर 31, और इसका सही आंसर माना गया था तो स्ट्रेंथ एंडोरेंस, मैंने खूब करवाया है 2-3 दिन पहले प्रश्नोत्तरी में, यहाँ पे ध्यान रखना किसको विकसित करेगी, स्ट्रेंथ एंडोरेंस को ये पे विकसित करने वाली। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 32, क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लेवल का से या किस सेकंड ग्रेड में किस प्रकार का पेपर पूछा जाएगा, क्योंकि लेवल फर्स्ट ग्रेड का बहुत हार्ड रहता है, उसी का कोड अपन समझ सकते हैं। 32 देख दोस्तों, पैरालंपिक प्रतीक के 3 एजिटोज दर्शाते हैं। पैरालंपिक में ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 3 एजिटोज दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए भावना में गति, इच्छा शक्ति को जीत, ये समावेश को, तो प्रश्न नंबर 32 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों भावना में गति, ध्यान रखना प्रश्न नंबर 32 और सही आंसर भावना में गति। पैरालंपिक दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है वो भावना में गति, इसका 3 एजिटोज यहाँ पे दर्शाते हैं।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे यौगिक शिक्षा के उद्देश्य, यौगिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यौगिक शिक्षा के उद्देश्य क्या रहेगी। यौगिक का मतलब दोस्तों योगा, जो योगा होती है, योगा दी जाती है, इस योगा से पूछा गया है कि योगा शिक्षा है इसके क्या उद्देश्य होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए सक्षम बनाना, मानसिक स्वस्थता, भावनात्मक स्थिरता। तो यहाँ पे इजी आप आसानी से समझ सकते हैं प्रश्न नंबर 33 और यहाँ पे आंसर इजी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे योगा का क्या उद्देश्य होता है, यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट करना होता रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, भारत में मनोरंजन आंदोलन के जनक कौन है। भारत के अंदर मनोरंजन आंदोलन के जनक कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों 2 प्रश्न आपको याद रखना है, एक प्रश्न तो ये वाला और दूसरा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन है। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन है, दोनों प्रश्न एक बार कंपेयर करके आप पढ़ना है। मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। अगर भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक पूछे और भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक पूछे तो दोनों प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। तो मनोरंजन आंदोलन का जनक इसका सही आंसर रहेगा 34 में, वो तो रहेगा दोस्तों GD सोंधी। ध्यान रखना GD सोंधी जो 1951 में, ध्यान रखना एशियाई खेलों का जनक है। लेकिन भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक पूछे तो वो HC बक रहेगा। ध्यान रखना HC बक भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक है। दोनों में आप कन्फर्म यहाँ पे इनके अंतर को याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 35, कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता को दूसरे किस तरह जाना जाता है। कार्डियो यानी हृदय, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन और सहनशीलता यानी एंडोरेंस। तो इसको किस रूप में जाना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। संपूर्ण सहनशीलता, एरोबिक फिटनेस, अवायवीय क्षमता या मांसपेशीय सहनशीलता। कार्डियक रेस्पिरेटरी सहनशीलता की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 का आंसर माना गया था, ध्यान रखना है दोस्तों, वो माना गया था एरोबिक फिटनेस। इसे अपन मान सकते हैं, यानी ऑक्सीकृत यानी O2 ऑक्सीकृत जो यहाँ पे फिटनेस इसको मानेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, संसार में मनोरंजन के जनक कौन है। संसार में मनोरंजन के जनक कौन है। भारत में मनोरंजन के जनक पूछा गया दोस्तों, अभी लेटेस्ट प्रश्न। भारत में शारीरिक मनोरंजन आंदोलन के जनक जिसे अपन किसे माना था, GD सोंधी को, GD सोंधी। लेकिन अब यह प्रश्न पूछा गया है संसार में यानी वर्ल्ड में मनोरंजन के जनक कौन रहेंगे, 36 में बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है जोसेफ ली इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। वर्ल्ड में मनोरंजन आंदोलन के जनक जोसेफ ली रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ वापस से। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया था दोस्तों, वो देखिए एक बार वापस से। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये तो लड्डू प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी सबसे बड़ी आप आसानी से बता सकते हैं, मांसपेशी हो वही अपनी याद रखना है। यानी दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक तो मसल्स और एक बोन, यानी मसल्स और बोन दोनों को सबसे लंबी और सबसे छोटी, दोनों को याद होना चाहिए। एक पर्सन अपने को यहाँ से मिलता ही है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी रहेगी, तो सही आंसर 37 का स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, कान में। और कान में भी दोस्तों, कान में कौन से में, मध्य कर्ण के अंदर, ध्यान रखना है मध्य कर्ण के अंदर ये पाई जाती है। क्योंकि डीपली और भी पूछ सकता है तो मध्य कर्ण इसका सही आंसर मानेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, निम्न में से क्या संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल है उनके विरुद्ध क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध क्या रहेगा, शक्तियों का प्रत्यायोजन, उचित संचार, उचित विकेंद्रीकरण या अतिव्यापी प्राधिकरण। 38 में बताना है और इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों 38 में वो रहेगा यहाँ पे अतिव्यापी प्राधिकरण, इसका यहाँ पे माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम से होने वाला फायदा नहीं है। यानी अपन व्यायाम करते हैं तो उससे कौन सा फायदा नहीं मिलता है अपने को, वो अपने को यहाँ पे बताना। वैसे देखा जाए तो व्यायाम करने से फायदा ही फायदा मिलता है दोस्तों यहाँ पे, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट रहते हैं। लेकिन कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पे पूछा गया है। मूड में सुधार करता है, आत्मविश्वास में सुधार करता है, चिंता में सुधार करता है या लचीलेपन में सुधार करता है। तो प्रश्न नंबर 39 का आंसर माना गया था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो माना गया था चिंता में सुधार करता है। तो व्यायाम यहाँ पे चिंता में सुधार इसका मतलब नहीं करता है, एंजाइटी के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है, सुधार नहीं करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, ATP कहाँ संग्रहित होता है दोस्तों। ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका याद भी रखना है, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो कहाँ संग्रहित होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 40 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों। कल की प्रश्न उत्तरी में मैंने करवाया था और देख लेना, यहाँ पे देखना आप, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न और कल मैंने करवाया था। अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो तो एटीपी का किस में संग्रहित होती है, तो मैंने बताया था उस टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 40 में क्या दिया गया था दोस्तों, मैं बताऊँ आपको, बोनस दिया गया था। तो 2% अभी तक अपने को मिल गए हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी बोनस दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41 देंगे दोस्तों। 41, खेल का प्रारंभिक शास्त्रीय सिद्धांत जिसे अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, खोज किसकी है। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाते हैं इसके अंदर तो आपको मिल जाएगा। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, अधिशेष ऊर्जा मतलब सरप्लस एनर्जी थ्योरी। एक बार मैं इसका आपको इंग्लिश वर्जन दिखा दूं थोड़ा सा, देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश वर्जन मिलेगा आपको, सरप्लस एनर्जी थ्योरी। देखना, सरप्लस एनर्जी थ्योरी, तो अपने को समझ में आ गया है सरप्लस एनर्जी थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका सही आंसर, और लगातार अपन 2-3 दिन पहले ही प्रश्नोत्तरी में शामिल कर रहे हैं इसको बार बार, तो इसे स्पेंसर सीलर थ्योरी भी कहते हैं। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत, तो वो यहाँ पे स्पेंसर और सीलर के द्वारा दिया गया था। 42 देखें नेक्स्ट प्रश्न, 42, प्रश्न नंबर 42, शिविर स्थल के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। शिविर का स्थल अगर चयन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो क्या होना चाहिए। कैंप से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है दोस्त। तिथि व समय, ऋतु, स्थान या साथी। शिविर का स्थान चयन कर रहे हैं तो वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 42 में माना गया था दोस्तों, वो स्थान माना गया था। शिविर स्थल के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, स्थान, कि कौन सी जगह पे है। स्थान का मतलब कौन सी जगह, जैसे मान लो एक तो भीड़ भाड़ जगह पे है, भीड़ वाली जगह मार्केट में, या भीड़ से दूर जंगल में है, या फिर कोई अच्छा स्थान है पहाड़ पे है, तो वो स्थान यहाँ पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 देखो दोस्तों, चिन्ह, चिन्मय व आदि जिनके नाम है वह क्या है। ध्यान रखना 3 नाम दिए गए हैं यहाँ पे अपने को, एक तो चिन्ह, एक तो ध्यान रखना चिन्ह, एक चिन्मय और तीसरा व आदि, 3 शब्द दिए गए हैं, उनके नाम किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 43 में बताना है दोस्तों आपको, ये योगा से संबंधित प्रश्न, ध्यान रखना किससे संबंधित है, योगा से संबंधित प्रश्न है। और इसका सही आंसर रहेगा मुद्रा। जो मुद्राएं होती है दोस्तों, तो ये मुद्राओं के नाम होती है चिन्ह, चिन्मय और आदि, ये मुद्राएं हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, उपयोगिता तथा परिवर्तन किसके मूल सिद्धांत है। दोस्तों यहाँ पे उपयोगिता और परिवर्तन है वो किसके मूल सिद्धांत है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कल मैं आपको बता दूं 9 बजे, ध्यान रखना है 9 बजे अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरी की क्लास रहेगी, हर्ट पार्ट नंबर 2, वो आपको जरूर लेना है। और कल 1-2 दिन के अंदर मैं दोस्तों आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी ऐसी क्लास लेकर आ रहा हूँ जहाँ से एक भी सिंगल पर्सन करंट अफेयर का इससे बाहर नहीं जाएगा, संभवतः है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों वो ध्यान रखना है, उपयोगिता तथा परिवर्तन किसके मूलभूत सिद्धांत हैं, वो व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, व्यवहारवाद। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया था यहाँ पे, मानव शरीर रचना विज्ञान है। मानव शरीर रचना, अब रचना का मतलब यहाँ पे एनाटॉमी की बात कर रहा है दोस्तों, आप मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे एनाटॉमी की बात कर रहा है, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मानव शरीर रचना विज्ञान क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 इजी आप समझ पा जाएंगे और सही आंसर माना गया था यहाँ पे, शरीर, मानव शरीर की रचना का अध्ययन, यानी उसकी बनावट का अध्ययन है, जिसमें बोन आ गई, मसल्स आ गई, इसमें अंग हो गए, हाथ पैर, ये सभी इसकी रचना की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं है, सुपरविजन की तकनीक नहीं है, क्योंकि अपन लगातार प्रश्नोत्तरी में बार बार सम्मिलित कर रहे हैं इसको भी। निम्नलिखित से कौन सी पर्यवेक्षण की टेक्निक नहीं है, सुपरविजन की टेक्निक नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। भेंट, एकत्र होना, सम्मेलन या कार्यशाला, सुपरविजन की तकनीक नहीं है, वो प्रश्न नंबर 46 में इसका आंसर माना गया था दोस्तों, मैं आपको बताऊँ वो माना गया था एकत्र होना, यानी एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो सुपरविजन की यहाँ पे तकनीक नहीं रहेगी, बल्कि भेंट करते हैं, सम्मेलन करते हैं, कार्यशाला करते हैं, वर्कशॉप रही है, तो यहाँ पे इसका माना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 47,
शोध अध्ययन का सीमांकन जिसमें शोधकर्ता निर्णय लेता है कि क्या शामिल किया जाए, क्या बाहर रखा जाए। यहाँ पे रिसर्च से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, रिसर्च की बात कर रहे हैं अपन इसमें, आपके सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक नहीं लगेगा। तो शोध अध्ययन का सीमांकन जिसमें शोधकर्ता निर्णय लेता है क्या शामिल किया जाए और क्या बाहर किया जाए, क्या कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे डिमिलिटेशन। ध्यान रखना है, डिमिलिटेशन यानी हदबंदी से अपन कह सकते हैं। डिलिमिटेशन, ध्यान रखना है, डिलिमिटेशन। एक तो होता है लिमिटेशन शब्द, ध्यान रखना है, लिमिटेशन, और दूसरा होता है डिलिमिटेशन, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया था यहाँ पे, शरीर के पृष्ठभाग की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए उपयुक्त आसन कौन सा है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, शरीर की पृष्ठभाग की मांसपेशियाँ है उसे ताकत देने के लिए उपयुक्त आसन कौन सा है। योगा से देखना दोस्तों, ऐसे प्रश्न रिलेटेड करके पूछे जाते हैं, योगा से इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर योगा से संबंधित क्लासेज जरूर देखना, आपको वहाँ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 का आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था यहाँ पे शलभासन। ध्यान रखना, शलभासन। तो शलभासन दोस्तों एक टिड्डे की तरह, मैंने खूब करवाया कि टिड्डे की तरह इसके अंदर क्या होती है, टिड्डे की तरह इसकी आकृति होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से असतत चर की पहचान करें। असतत चर की पहचान करनी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। VO2 मैक्स, डिप्स, या 100 मीटर स्प्रिंट, या VO2 मैक्स, यानी असतत चर की बात कर रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 49 में आंसर माना गया था दोस्तों, वो ध्यान रखना है, डिप्स असतत चर की सही रहेगा। अब मैं इसके अंदर बताऊँ तो VO2 मैक्स श्वसन से संबंधित है, स्प्रिंट यहाँ पे किससे रिलेटेड रहेगी, स्प्रिंट वो भी श्वसन से संबंधित रहेगी, और ऊंचाई और हाइट है वो थोड़ा इसका अलग रहेगा। तो यहाँ पे डिप्स इसको आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 50, एशियन गेम्स के पिता के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों एशियन गेम्स के पिता, सबसे पहले तो एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, 1951। कहाँ हुई थी, दिल्ली में, ध्यान रखना है। और भारत में खेलकूद का या आंदोलन का जनक कौन माना जाता है, तो भारत में खेलकूद आंदोलन का जनक कौन माना जाता है, वो GD सोंधी माना जाता है। तो यहाँ पे एशियन गेम्स का पिता भी किसे कहेंगे, ध्यान रखना है, तो वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे GD सोंधी। ध्यान रखना है, GD सोंधी यहाँ पे रहने वाला। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, क्लास को जरूर अपन स्लो कर रहे हैं लेकिन समझते हुए अपने को यहाँ पे करना है। निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन सी विधि अप्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित करती है। अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष कौन सी विधि है जो अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित यानी उसमें डेवलपमेंट करती है, विकास करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों 51 और 51 का इसका जो आंसर माना गया था दोस्तों, वो इसका सही आंसर रहेगा सहयोगात्मक परियोजनाएं। सहयोगात्मक परियोजनाएं यानी कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इसको सहयोग करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52 देखे दोस्तों। 52 में माना प्रश्न देखे दोस्तों, यहाँ पे खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। पीरियडाइजेशन या खेल प्रशिक्षण से संबंधित बताना है। तो प्रश्न नंबर 52 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों प्रश्न नंबर 52 के अंदर, वो इसका ध्यान रखना है, प्रतियोगिता के समय टॉप परफॉर्मेंस हासिल करना। यानी जो प्रतियोगिता होती है उस समय टॉप परफॉर्मेंस अपन प्राप्त करें, वो यहाँ पे खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है। यानी जैसे अपन साल भर ट्रेनिंग लेते हैं तो अपना लास्ट उद्देश्य क्या है, ओलंपिक के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके मेडल प्राप्त करना, तो वो टॉप परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 53 देगा दोस्तों, एक डबल नॉकआउट, ध्यान रखना है डबल नॉकआउट की बात कर रहे हैं। एक डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही है। यदि कोई टीम बिना एक भी मैच हारे प्रतियोगिता जीत जाती है तो प्रतियोगिता में कितने मैच होंगे, टोटल मैच। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को बहुत बार घुमा दिया, सीधा सीधा पूछे तो यही पूछ सकते हैं कि 15 टीमों की डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में कुल कितने मैच होंगे, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न करने के बाद में पूछा गया है तो 15 टीमों की डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितने मैच होंगे वो अपने को यहाँ पे बताना है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, यदि कोई टीम एक भी मैच हारे प्रतियोगिता जीत जाती है तो प्रतियोगिता में कुल कितने मैच होंगे वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 53 और यहाँ पे प्रश्न नंबर 53 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे 29, ध्यान रखना है 29 मैच, ध्यान रखना है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर
54 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 54, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। अब देखिए दोस्तों, आपने देख लिया है, पहले इसका ईयर पूछा गया था। एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा गया है। अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा के प्रश्न देख रहे हैं प्रश्न उत्तरी को, तो पहले साई की स्थापना पूछी गई थी, तो उसमें ईयर पूछा गया था 1984 आया था। लेकिन अब इसका डेट पूछ लिए, मैंने पहले ही बताया था 25 जनवरी 1984, तो अब इसकी डेट पूछ लिए। तो प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर क्या रहेगा, 25 जनवरी 1984। एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा गया है, तो 25 जनवरी 1984 को यहाँ पे साई की स्थापना की गई थी। जैसे शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, PM जोसेफ वाला प्रश्न दो तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ एक बार। अब देखिए दोस्तों 55 में, दुश्चिंता एक विकार है। दुश्चिंता जिसे अपन एंजाइटी कहते हैं, तो वो एक विकार है। किसका विकार है वो अपने यहाँ पे बताना है। दुश्चिंता एक विकार है, साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो दुश्चिंता इसका सही आंसर क्या माना गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 में, वो इसका 4 नंबर माना गया था। एक अत्यधिक या उत्तेजित अवस्था जिसमें आशंका, अनिश्चितता और भय की भावना होती है, यानी दुश्चिंता उसमें बनी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो शारीरिक शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड के अंदर कोई रह गया और वो अब सेकंड ग्रेड देने जाएगा, तो उसकी जो दुश्चिंता रहेगी कि वो दोबारा इसका पेपर खराब ना हो, ये इसकी दुश्चिंता कहलाई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा 56 को मैं छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न ऑप्शंस पे डिपेंड ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 50 यहाँ पे, प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड में ले लेता हूँ एक बार। प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके कथन अपने को यहाँ पे विकल्प सही इनमें से बताना है इसका आंसर। तो यहाँ पे कथन क्या है, 20 जुलाई 2021 को IOC ने ओलंपिक ध्येय वाक्य में परिवर्तन किया। पहला कथन देखिए दोस्तों, 20 जुलाई 2021 की बात कर रहा है कि IOC ने ध्येय वाक्य में परिवर्तन कर दिया। उसका ध्येय वाक्य क्या था, पहला CTS अल्टेस फोर्टेस, और उसमें क्या जोड़ दिया, टुगेदर जोड़ दिया। तो वो कब जोड़ा था। दूसरा कथन है, फ्रेंच संस्करण में वर्तमान ध्येय वाक्य पल्स विटे, पल्स होट, पल्स फोर्ट और एनसेम्बल है। जो फ्रेंच संस्करण है, फ्रेंच जो किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है फ्रेंच, उसके अंदर पल्स विटे, पल्स होट, पल्स फोर्ट और एनसेबल है। अब देखिए दोस्तों तीसरा कथन क्या है, मूल ध्येय वाक्य कोबर्टिन द्वारा निर्मित किया गया था, यानी CTS अल्टेस फोर्टेस वो मूल ध्येय वाक्य कोबर्टिन द्वारा बनाया गया था। ये तो अपना सही है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, प्रश्न नंबर 56 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों केवल कथन एक व, ध्यान रखना है केवल कथन 56 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या माना गया था दोस्तों, मैं बताऊँ आपको। तो इसका आंसर यहाँ पे माना गया था 56 में केवल कथन 1 व 2 सही है। ध्यान रखना है केवल कथन 1 व 2 सही है, क्योंकि ध्यान रखना है जो CTS अल्टेस फोर्टेस है वो किसके द्वारा, कोबर्टिन के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि फादर हेनरी डिडॉन के द्वारा बनाया गया था CTS अल्टेस फोर्टेस। तो ये डेट अपने को याद रखनी है, 20 जुलाई 2021। और वीटे, पल्स, हीट और फोर्ट और एनसेबल, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर माना गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 57। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को बहुत मिलेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक है। दोस्तों पहले ही बताया था मैंने कि एक प्रश्न को दो बार तरीके से पूछ रहा है बार बार। भारत में शारीरिक खेल कूद का जनक कौन है, GD सोंधी निकाल लिया, GD सोंधी। अब भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक पूछ लिया, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 का आंसर क्या माना गया था दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक 57, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे HC बक यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हैरी क्रोबक इसका सही आंसर माना गया था। भारत में शारीरिक शिक्षा का, फिजिकल एजुकेशन का जनक हैरी क्रोबक रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 58, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। प्रश्न नंबर 58 में बताना है। प्रश्न नंबर 58 में बताना है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है किसके द्वारा की गई, प्लेटो, एरिस्टो, रूसो या डिस्कार्ड। अब देखिए दोस्तों इसको यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे प्लेटो मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको क्या किया गया था, बोनस दिया गया था, यानी इसके अंदर प्लेटो और अरिस्टो दोनों देने के कारण ध्यान रखना है इसमें बोनस दे दिया गया था। बाकी इसका ऑप्शन अपने यहाँ पे प्लेटो होना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों,
आत्मा की सराहना के लिए आदर्श मार्ग है। दोस्तों आत्मा की सराहना के लिए आदर्श मार्ग क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है, 59 में बताना है। और इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों, मैं बताऊँ 59 में, वो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ध्यान रखना है, ज्ञान, भक्ति और कर्म योग है। ज्ञान, भक्ति और कर्म योग ये आत्मा से संबंधित जुड़े हुए योग रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 आपको MS एक्सेल के माध्यम से एक मैच में स्कोरिंग करते समय यहाँ पे थीटा का प्रतीक लगाना है। ध्यान रखना ये सिग्मा है, इसे अपन सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा के प्रयोग का कारण है, यानी सिग्मा किसी भी चीज़ के आगे लग जाता है तो उसका क्या कारण होता है। स्कोरिंग कर रहे हैं, मान लो अपने रन बन गए कितने, किसी खिलाड़ी ने 10 बना दिए, किसी ने 20 बना दिए, किसी ने 30 बना दिए, और लास्ट में अपन इसके ऊपर ऐसा लगा दें सिग्मा, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाता है 60 नंबर, क्वेश्चन नंबर 60। और सही आंसर रहेगा एक पंक्ति के अंकों का योग, यानी एक पंक्ति में कुल कितने अंक हो गए इनको जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, तो वो इसका अर्थ होता है सिग्मा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 61, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षक के पास होना चाहिए। प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसके पास क्या होना चाहिए। उच्च योग्यता होनी चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व, तकनीकी ज्ञान और कौशल या शिक्षण क्षमता। इजी से आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा आंसर कि उसके पास टेक्निक नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, यानी तकनीकी ज्ञान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, एक प्रभावी प्रशासक के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62, मनोविश्लेषण की चिकित्सा किसके द्वारा विकसित की गई। मनोविश्लेषण की चिकित्सा पूछी गई है, वो किसके द्वारा, या मनोविश्लेषण का सिद्धांत अपने को यहाँ पे ये भी पूछ सकता है 62 में। इजी प्रश्न रहेगा साइकोलॉजी से संबंधित। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड का लेवल देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सही आंसर माना गया था सिगमंड फ्राइड, जो व्यवहारवाद से संबंधित भी रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों। यहाँ पे एक रिक्त स्थान दिया गया है दोस्तों, और उसमें बताना है एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सामंजस्य स्थापित करता है। यानी प्राचीन विज्ञान क्या है, जो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सामंजस्य स्थापित करता है। योग है, कुश्ती है, बाह्य खेल या तलवारबाजी। प्रश्न नंबर 63 जी आपको समझ में आ जाएगा। और सही आंसर रहेगा दोस्तों योग। यहाँ पे क्या रखेंगे, योग, ध्यान रखना, यहाँ पे रखेंगे योग। तो योग एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सामंजस्य को स्थापित करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरणा का प्रकार बच्चों पर लागू नहीं है, यानी मोटिवेशन का कौन सा प्रकार है जो बच्चों पे, छोटे बच्चों पे लागू नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा या उपरोक्त में से कोई नहीं, बच्चों पे लागू नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है 64 में। और इसका आंसर माना गया था दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर से कोई भाव नहीं जगता है। बच्चे बाह्य अभिप्रेरणा, उसको अपन क्या दे देते हैं, कोई इनाम देके, उसको पैसे देके, कोई लालच देके अपन कार्य करवाते हैं, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। ध्यान रखना है, जिसे अपन नकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, लेकिन बच्चे में खुद से पैदा होती है, तो वो बच्चे में पैदा नहीं होगी शुरू में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65 देखे दोस्तों। आयरन यानी लोह तत्व का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है। दोस्तों आयरन होता है, लोह तत्व है, इसका अवशोषण कौन सा विटामिन करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। B12, B6, विटामिन C या A। प्रश्न नंबर 65 में बताना है। प्रश्न नंबर 65 और देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका जो आंसर माना गया था 65 का, वो यहाँ पे ध्यान रखना, विटामिन C। यहाँ पे विटामिन C जिसे एस्कोर्बिक के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे लोह या आयरन का विटामिन का अवशोषण करता है। देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन C इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों। कैलेस्थेनिक व्यायाम किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कैलेस्थेनिक व्यायाम है वो किया जाता है, कैसे किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। कैलेस्थेनिक भारी वजन के साथ, डंबल्स के साथ, अपने शरीर के वजन के साथ या पार्टनर की मदद। कैलेस्थेनिक 66 में आंसर बताना है दोस्तों। पे कैलेस्थेनिक जिसे अपन फ्री हैंड एक्सरसाइज भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसलिए अपन फ्री हैंड एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज। तो इसमें किसका यूज करेंगे, खुद के शरीर के वजन का यूज करेंगे। जैसे पीटी करते हैं, पीटी में अपन कुछ भी नहीं लेंगे तो वो एक कैलेस्थेनिक के प्रकार के रूप में आ जाएगी। तो ये अपने शरीर के वजन के साथ ही कैलेस्थेनिक किया जाता है।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67 देखे दोस्तों, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, इसको जूम आउट कर लेता हूँ। देखना दोस्तों, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके देखना एक बार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। 3 कथन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, बास्केटबॉल रिंग का व्यास 16 इंच होता है, 16 इंच होता है। बास्केटबॉल खेल 9 नियमों से संचालित होता है, 9 नियमों से संचालित होता है। तीसरा कथन है, बास्केटबॉल में केंद्रीय वृत्त 1.80 मीटर की त्रिज्या का किया जाता है। तो अब इसमें अपने को यहाँ पे विकल्प बताना है कि क्या सही है या क्या गलत है। तो दोस्तों देख, मैं बताऊँगा आपको प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 में जो आंसर माना गया था दोस्तों, यहाँ पे वो ध्यान रखना, एक, यहाँ पे केवल 1 व 2, 1 व 3 सही है। यहाँ पे 67 में जो आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था केवल कथन 1 व 3 सही है। यानी बास्केटबॉल रिंग का व्यास 16 इंच होता है, बास्केटबॉल रिंग का व्यास 16 इंच। तो दोस्तों ये 14 इंच होता है, 14 से 16 इंच, तो ये भी इसका माना गया। और तीसरा, बास्केटबॉल में केंद्रीय वृत्त है, उसको ध्यान रखना, जो सेंटर सर्किल होता है वो यहाँ पे कितना होगा, ये 1.80 मीटर की त्रिज्या से होगा, त्रिज्या से होगा, यानी 3.60 आएगा। त्रिज्या आधी होती है, तो इसका सही आंसर है। तो ये इसके दोनों सही माने गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं प्रश्न के लेवल से। फिर से दोस्तों आपको एक और प्रश्न 68, उसको भी एडजस्ट करना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ये भी इसी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, प्रश्न देखिए दोस्तों, ये पूछा गया था कि एक खिलाड़ी की शक्ति विकास की उपयोग निम्न में से सम्मिलित है। यहाँ पे शक्ति विकास के बारे में पूछ रहा है। तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक, इनको मिक्स अपने को यहाँ पे एडजस्ट करना है और फिर अपने को यहाँ पे आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 68, और जो इसका आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था यहाँ पे 2। ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या माना गया था, 2 माना गया था। यानी पहले के अंदर 3, दूसरे में 2 और ई के अंदर 1 इसका ये रहेगा। यानी पहले में तो क्या मानेंगे, 3, दूसरे के अंदर क्या मानेंगे, बी में मानेंगे 2, तो बी में इसका 2 रहेगा और 3 में इसका पहला रहेगा। ये इसका इस प्रकार ऑप्शन माने गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 69, बास्केटबॉल जेम्स नेस्मिथ द्वारा किस सन में प्रारंभ किया गया। यहाँ पे बास्केटबॉल कर रहा है, यानी वॉलीबॉल पूछे तो वो विलियम मॉर्गन रहेगा, लेकिन यहाँ पे बास्केटबॉल जेम्स नेस्मिथ के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, 69, और सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे वो 1891, यानी 1891 में ध्यान रखना है बास्केटबॉल, और 1892 में वॉलीबॉल, दोनों को ध्यान रखना है। 1891 में बास्केटबॉल और 1892 में वॉलीबॉल, जो विलियम जी मॉर्गन और जेम्स नेस्मिथ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 70, प्रश्न नंबर 70 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 70 देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ वापस से। प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 देखिए, 18 से 25 सितंबर, ध्यान रखना है, 18 से 25 सितंबर 1960 को रोम स्पर्धा का क्या महत्व है। दोस्तों रोम से जोड़कर पूछा गया है, 1960 में रोम ओलंपिक हुआ था। तो 18 से 25 सितंबर 1960 को रोम स्पर्धा का क्या महत्व रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 70, और इसका आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे पहला पैरा ओलंपिक खेल खेले गए। यानी पहले पैरा ओलंपिक खेल कभी स्टार्ट हुए थे 1960 में। जो 2020 के पैरा ओलंपिक खेल है वो 16वें क्रम के हैं, लेकिन पहला पैरा ओलंपिक 1960 के अंदर रोम ओलंपिक से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 71 देखिए दोस्तों, लंबे समय तक शराब का सेवन करने का परिणाम क्या है। दोस्तों लंबे समय तक अगर आप अपनी शराब पीते हैं तो उसका यहाँ पे क्या परिणाम निकल के आएगा 71 में। तो यहाँ पे यकृत, सिरोसिस और गैस्ट्रिक अल्सर, रक्तचाप और दिल की बीमारी, भूख न लगना सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी माने गए थे, यहाँ पे ये भी इसके वाइन के यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों, गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण है। दोस्तों गर्दन का जोड़ होता है वो किसका उदाहरण है, वो अपने यहाँ पे बताना है। गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 72 का जो आंसर माना गया था दोस्तों, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे एक इसका आंसर माना गया था पीवट, यानी कीलदार जॉइंट, कीलदार इसे जोड़ भी कहते हैं अपन, ध्यान रखना पीवट या फिर कीलदार, ये इसका सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न 73,
73 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में कौन सी कोशिकाएं अग्नाशय में इंसुलिन बनाने का कार्य करती है। देखिए दोस्तों बहुत बार अच्छी तरीके से मैंने इसको पढ़ा रखा है और खूब बार इसको पढ़ा भी रखा है कि अग्नाशय कोशिकाएं इंसुलिन बनाने का कार्य करती हैं। जो अग्नाशय ग्रंथि है उसमें इंसुलिन का हार्मोन का निर्माण होता है, लेकिन इंसुलिन का कौन सा, बीटा, अल्फा, गामा या डेल्टा, कौन सी कोशिकाओं से होता है। तो 73 का जो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, बीटा कोशिकाओं से होता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि में बीटा कोशिकाओं से होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 74 देखें दोस्तों, कंकालीय मांसपेशी के संकुचन की कार्यात्मक इकाई है। कंकालीय मांसपेशी जो स्केलेटल मसल से जुड़ी हुई होती हैं, अपनी हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशी होती हैं, जो हड्डियां हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां होती है दोस्तों, उसे अपन कंकालीय मांसपेशी के नाम से जानते हैं। तो इसके संकुचन को, यानी इसके जो कॉन्ट्रैक्शन है, ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्शन है, इसके लिए कौन सी कार्यात्मक इकाई कार्य करती है मांसपेशियों को संकुचन के लिए। तो प्रश्न नंबर 74 को माना गया था दोस्तों यहाँ पे सारकोमियर, ध्यान रखना सारकोमियर माना गया था, यानी मांसपेशी की कोशिका भी इसे पर कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों, खाना खाने के तुरंत पश्चात कौन सा आसन किया जाता है। दोस्तों बताया था मैंने, खाना खाने के बाद में कौन सा आसन किया जाता है। दूसरी बात में मोटापा, यही आसन, इसी प्रश्न को दो तरीके से पूछ लिया। मोटापा कम करने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए कौन सा आसन करते हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा है इसी पेपर में। तो इसका सही आंसर रहेगा एकमात्र आसन जो खाना खाने के बाद में कर सकते हैं वो वज्रासन रहेगा 75 में। और ये प्रश्न ही पूछा गया था मोटापा को कम करने के लिए कौन सा आसन है, तो वो प्रश्न भी वज्रासन ही माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों, 76, सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है। सामान्य यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर बनाने के लिए कौन सा आसन है कार्य करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 76 में दोस्तों सभी आसनों को करने से पहले, मैंने खूब बताया 2-3 दिन पहले, करने से पहले और सभी आसनों को करने के बाद अनिवार्यतः जो आसन किया जाता है वो कौन सा आसन है, और उसी के द्वारा अपन बीपी को कंट्रोल करते हैं, तो वो ध्यान रखना है शवासन। शवासन आसन है जो सभी आसनों से करने से पहले और बाद में जरूर करते हैं, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, बीपी को कंट्रोल करने के कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 77 देखें दोस्तों, हैंडबॉल खेल के एक हाफ के लिए कितना समय निर्धारित है। दोस्तों हैंडबॉल में एक हाफ है, उसके लिए कितना समय निर्धारित होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों हैंडबॉल का ग्राउंड का भी अपने को मेजरमेंट याद होना चाहिए। इसे अपन 40x20 मीटर का होता है हैंडबॉल का ग्राउंड, वो दोनों अपने याद होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 और सही आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था 30 मिनट। ध्यान रखना एक हाफ 30 मिनट तक चलता है, इसका मतलब 1 घंटे तक ध्यान रखना है गेम्स चलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको। प्रश्न नंबर 78, वर्तमान में मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान, मन का विज्ञान, मानव व्यवहार और मानक प्रक्रियाओं का विज्ञान, या फिर संयोजन असमानता विज्ञान। इजी रहेगा दोस्तों 78, और इसमें आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था यहाँ पे ध्यान रखना है मानव व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों, 79, निम्न रक्त कोशिकाओं से एंटीबॉडी का स्रावित होती है। एंटीबॉडी कौन सी रक्त कोशिकाओं से स्रावित होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ब्लड वाला टॉपिक मैंने थ्योरी की क्लास करवाई थी, उसमें बहुत आसानी से करवा रखा है इसी प्रश्नों को। एंटीबॉडी का निर्माण में कौन सहायक होता है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 79 और इसका जो आंसर माना गया था ध्यान रखना है दोस्तों, वो माना गया था यहाँ पे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होती है वो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और ये किस में होती है, WBC। WBC 2 प्रकार की होती है, एक ग्रेनुलोसाइट दूसरी एग्रेनुलोसाइट। तो एग्रेनुलोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, एक मोनोसाइट और दूसरी लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट रहेगा, देख लेना दोस्तों, इतने डीपली क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 80 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 80, रक्त डोपिंग एरिथ्रोपोइटिन के साथ एक खिलाड़ी के प्रदर्शन पर किस प्रकार सुधार लाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे रक्त डोपिंग है, उसमें अगर ब्लड डोपिंग करते हैं तो उसमें एक प्रोटीन होता है एरिथ्रोपोइटिन, ये खिलाड़ी के प्रदर्शन में किस प्रकार सुधार लाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों एरिथ्रोपोइटिन मैंने कोशिका पढ़ाई थी उस टाइम में बताया था एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है। तो एरिथ्रोपोइटिन दोस्तों एक क्या होता है, हार्मोन होता है जो अस्थि मज्जा के पास जाता है, बोन मैरो होता है,
बोन मेरो के पास जाता है और उसको ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का निर्माण करने के लिए संदेश देता है। तो आरबीसी ज़्यादा बनेगी तो शरीर के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। तो रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करने के लिए क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन यहाँ पे प्रदर्शन सुधार करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 81 देखिए दोस्तों, रक्त आदान के बाद किस प्रकार का हेपेटाइटिस होता है। रक्त आदान के बाद किस प्रकार का हेपेटाइटिस होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। हेपेटाइटिस 81 में, और इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों वो रहेगा हेपेटाइटिस सी, इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 82 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कारण बोल एग के नहीं है। बोल एग दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक नोकनी और एक बोल एग। एक तो नोकनी के अंदर तो दोनों पैर के जो घुटने हैं टच होने लगते हैं, ध्यान रखना ये बना पैर हो गया। और बोल एग के अंदर ध्यान रखना है वो दोनों पैर ऐसे चौड़े हो जाते हैं, इसे अपन बोल एग कहते हैं। तो बोल एग का कारण नहीं है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 82 के अंदर जो माना गया था दोस्तों, अधिक वजन से, चलने का गलत तरीके से, विटामिन डी की कमी से या हड्डी से, तो ये सभी कारण हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया गया था आपको बोनस, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 83, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं वापस से ही दोस्तों, एडजस्ट करना है इसको वापस से। 83 में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों यहाँ पे, डंबल एक्सटर्नल रोटेशन, रिवर्स कर्ल, मैनुअल नेक फ्लेक्शन और डंबल एक्सरसाइज। और इस साइड में अपने को यहाँ पे इनकी एक्सरसाइज बताइए, इन्फ्राइटनेट ब्रेंकियल रेडियल्स, यानी किस मांसपेशी की ये एक्सरसाइज है वो अपने को यहाँ पे इसकी सुमेलित करना है। तो 83 में दोस्तों इसको माना गया था, वो माना गया था दोस्तों यहाँ पे इसका 3 नंबर सही माना गया था। आप इसको एक बार मिला के देख लेना। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 84 में इसको फिर से जूम कर देता हूँ थोड़ा सा वापस। प्रश्न नंबर 84 देखिए दोस्तों, यहाँ पे खसरा किस वायरस के कारण होता है। खसरा है वो किस वायरस के कारण होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मिजल्स अपन इसे बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 84 और सही आंसर रहेगा तो रूबेला वायरस, ध्यान रखना खसरा है वो किस वायरस के कारण होता है, तो रूबेला वायरस के कारण रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 85 थोड़ा सा इसको मैं छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, ये भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं एक बार। इसको दिखने में आपको जरूर दिक्कत आएगी दोस्तों, लेकिन छोटा करने पर ही अपने को यहाँ पे दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 85 देखें तो अचंता शरत कमल द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के युग्म को सुमेलित कीजिए। कॉमनवेल्थ खेलों में 13 पदक जीता है, कॉमनवेल्थ खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ओलंपिक खेलों में पदक जीता है, खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, युगल वर्ल्ड चैंपियन, पद्मश्री, 10 बार राष्ट्रीय चैंपियन और एशियाई खेलों का कांस्य पदक या 12 बार राष्ट्रीय चैंपियन। तो क्या इसमें रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। युगम को सम्मिलित करना है कि इसमें क्या क्या प्राप्त किया है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 85 का आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था 3 नंबर, ध्यान रखना 3 नंबर इसका आंसर माना गया था, यानी ए एफ और जी, ये इसका सही आंसर माना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 86, प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों, मनुष्य का कौन सा गुण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। मनुष्य का कौन सा गुण है जो आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है, 86 में बताना है। और सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे वो माना गया था बुद्धिमत्ता है वो आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 87, किस खेल के कौशल पर महारत हासिल करने के पश्चात किस पर जोर दिया जाता है। किसी खेल का कौशल पर अगर महारत हासिल कर ले तो फिर किस पर जोर देते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है 87 में। यानी कोई स्किल सीख जाते हैं तो फिर अपने को क्या सीखना है, उसकी टैक्टिस सीखनी है, टैक्टिकल अपने को उसकी रणनीति सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 88, NSNIS किस वर्ष स्थापित हुआ है। दोस्तों NSNIS है वो किस वर्ष स्थापित हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे साइंस से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया अपन ने। 25 जनवरी 1984, 2 प्रकार, एक 25 जनवरी पूछ लिया और एक उसके 1984, दोनों बार पूछ लिया। अब NSNIS तो 88 में ध्यान रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर माना गया था वो 7 मई 1961, ध्यान रखना 7 मई 1961 में NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसोर्स पटियाला में स्थापित किया गया था।
और 1961 में ध्यान रखना है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 89 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 89 तनाव की स्थिति है दोस्तों। यहाँ पे तनाव की स्थिति क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रदर्शनकर्ता के लिए फायदेमंद, प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक, शक्ति के विकास में सहायक या कौशल के सुधार में। तो जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो भी अपने को ध्यान रखना है 89 में। प्रदर्शनकर्ता के लिए क्या है 89 का सही आंसर वो यहाँ पे प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक है। डिप्रेशन स्ट्रेस है वो प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 90 इनमें से किस खिलाड़ी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। देखिए दोस्तों 2022 का प्रश्न थर्ड जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है वो भी खिलाड़ी से जोड़कर पूछ लिया है। वैसे भारत में खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, 1991-92 में स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे भारत में भारत रत्न दिया गया था, वो किसको दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को 2014 में। ध्यान रखना 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 91 संधि की कोणीय गति को किस नाम से जाना जाता है। यानी संधि यानी जोड़ की कोणीय गति है, एंगुलर मोशन है, उसे किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। आकुंचन, प्रसारण, वर्तन या प्रत्यावर्तन। जो जॉइंट की एंगुलर मोशन की बात की गई है 91 में जो सही आंसर माना गया था, ध्यान रखना दोस्तों, उसे अपन वर्तन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इसे अपन वर्तन कहते हैं। एक बार इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं अपन, वर्तन, जिसे अपन रोटेशन के नाम से जानते हैं। इसे वर्तन का मतलब रोटेशन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों इंग्लिश तो और हिंदी वर्जन दोनों अपन दिखा नहीं सकते, नहीं तो फिर स्लाइड इसके अंदर आएगा नहीं, छोटा हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे हिंदी वर्जन ही ले रहे हैं। तो कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है। तो प्रश्न नंबर 92 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों, वो ध्यान रखना है शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक प्रशिक्षण ही क्या मानी गई है, शारीरिक शिक्षा मानी गई है। इस प्रकार वास्तविक प्रकृति ये दर्शाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 93 देखें दोस्तों। बाईचिंग बूटिया के नाम वाला फुटबॉल स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बाईचिंग बूटिया दोस्तों फुटबॉल का जो 2023 ध्यान रखना है, 2023 में फुटबॉल का हॉकी का वर्ल्ड कप भी हो चुका है, और फुटबॉल से अंडर 17 महिला अंडर 17 का जो फीमेल अंडर 17 है उसका भी फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में हो चुका है। तो बाईचिंग बूटिया का जो फुटबॉल है वो कहाँ रहेगा, तो वो नामची सिक्किम में। ध्यान रखना प्रश्न नंबर 93 और सही आंसर इसका रहेगा वो नामची सिक्किम के अंदर स्टेडियम नाम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। दोस्तों पानी की बात कर रहे हैं, दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्यूशन और एक यहाँ पे फैट सॉल्यूशन। ध्यान रखना वाटर सॉल्यूशन वाटर पानी में घुलने वाले, और एक होते हैं फैट सॉल्यूशन, ध्यान रखना यानी वसा में घुलने वाले। तो वसा में A, D, E, K ये 3-4 विटामिन होते हैं वो वसा में, और B और C और H ध्यान रखना है वो यहाँ पे इसमें होते हैं पानी में। तो पानी में घुलनशील कौन सा है, तो यहाँ पे निकल के आ गया B, C। तो प्रश्न नंबर 94 और इसका आंसर माना गया था, ध्यान रखना वो माना गया था B और C, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 95 देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवंशिक है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी बीमारी आनुवंशिक है वो पूछा गया था। रेबीज, रंगदृष्टि, पोलियो, एचएचए। आनुवंशिक यानी हेरिडिटी संबंधित है, वो कौन सी रहेगी, हेरिडिटी संबंधित, हेरिडिटी डिजीज। प्रश्न नंबर 95 में आंसर माना गया था दोस्तों, को ध्यान रखना है रंग दृष्टि, जिसे अपन रंग दृष्टिहीनता, जिसे अपन कलर ब्लाइंडनेस, ध्यान रखना कलर ब्लाइंडनेस के नाम से इसे अपन जानते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो कलर ब्लाइंडनेस जो ग्रीन यानी हरा और लाल में अंतर नहीं कर पाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, ग्रीन और रेड दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 96 मसाज की वो कौन सी तकनीक है जिसमें हाथों व अंगुलियों की स्ट्रोकिंग मूवमेंट किया जाता है, स्ट्रोकिंग मूवमेंट किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एफ्लूरेज, पेट्रिसाज, टेपोटमेंट या फ्रिक्शन। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोकिंग क्या है, मसाज ही है स्ट्रोकिंग, लेकिन इसका दूसरा नाम पूछ लिया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 96 में, तो वो ध्यान रखना इसे स्ट्रोकिंग को अपन एफ्लूरेंज भी कहते हैं, स्ट्रोकिंग को एफ्लूरेंज। और जो टेपोटमेंट है ध्यान रखना है टेपोटमेंट उसे अपन फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। दोनों अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, तो स्ट्रोकिंग या फिर एफ्लूरेंज रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 97 देखिए दोस्तों। लूसाने स्विट्जरलैंड में आयोजित डायमंड लीग स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया,
उसके भाले द्वारा कितनी दूरी तय की गई। ये करंट का यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन था, करंट का क्वेश्चन था। तो डायमंड लीग के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, ध्यान रखना, गोल्ड मेडल जीता था। कितनी मीटर के दूर फेंके। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 97 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था 89.08 मीटर, यानी 89.08 मीटर। और उसका ओलंपिक में कितना रिकॉर्ड है, तो 87.58 का रिकॉर्ड ओलंपिक के अंदर है, लेकिन ये डायमंड लीग के अंदर 89.08 मीटर का रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 98 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 98 रहेगा दोस्तों, वो देखिए एक बार। सिगमंड फ्राइड द्वारा व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के संदर्भ में बता रहे शब्दों का संयोजन कीजिए। वो अपने यहाँ पे बताना है, संयोजन करना है। तो अंतर्मुखी, उभयमुखी, आग्रही, अहंकारी, बहिर्मुखी या महाअहंकारी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 98 में जो सही आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था यहाँ पे 4, यानी CDF और F, यानी इड, ईगो और सुपर ईगो। देखिए दोस्तों, इंग्लिश वर्जन में देखना है, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 99 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 99, निम्न में से रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट के सूत्र के अनुसार चर VO2 मैक्स की गणना उपयोग में नहीं लिया जाता। यानी एक मेजरमेंट टेस्ट है VO2 मैक्स, लेकिन टेस्ट कौन सा है, रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट। इसके अनुसार VO2 मैक्स की गणना में क्या उपयोग में नहीं लेते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो 99 का आंसर माना गया था। इसमें ऊंचाई को अपन शामिल नहीं करते हैं कौन से टेस्ट में, रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट में, लेकिन भार, आयु और लिंग तीनों को, यानी वेट, एज और जेंडर तीनों को अपन इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 100 देखिए दोस्तों। हठ योग प्रदीपिका किसने संकलित की। खूब बार अपने प्रश्नोत्तर में यहाँ पे सम्मिलित करते हैं ऐसे प्रश्नों को। हठ योग प्रदीपिका किसने सम्मिलित की, यानी अष्टांग योग, ध्यान रखना। अष्टांग योग तो किसके द्वारा, महर्षि पतंजलि के द्वारा, लेकिन हठ योग प्रदीपिका 100 और सही आंसर स्वात्माराम हठ योग प्रदीपिका के संकलन या प्रतिपादक रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 101 देखिए दोस्तों टाइम जरूर लिया है आज की प्रश्नोत्तरी में, लेकिन अपन इसको विस्तृत अपन इसकी कर पा रहे हैं व्याख्या। और लास्ट में मेरे को जरूर बताना कि 100 प्लस में से आप कितने स्टूडेंट ने या दोस्तों ने कितना जो कर पाए हैं, वो कितने स्टूडेंट रहेंगे 100 प्लस सही करने वाले। हर्बर्टीन दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्य योजना का पहला चरण कौन सा है। हर्बर्टीन लेसन प्लान का पहला चरण कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 101 का जो आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था यहाँ पे तैयारी। लेसन प्लान का पहला क्या रहेगा, प्रिपरेशन, तैयारी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 102 देखिए दोस्तों। एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में 31 टीमें हिस्सा ले रहे, तो तीसरे क्वार्टर में कितनी टीमें आएगी। तीसरे क्वार्टर की बात कर रहा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में जहाँ 31 टीमें हिस्सा ले रही है, तो तीसरे क्वार्टर में कितनी टीमें आएगी। अब दोस्तों क्वार्टर बनाने के लिए अपन फिक्सर डालते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे अपन लिखते हैं, फिर इनका आप हाफ करते हैं, फिर अपन क्वार्टर और बनाते हैं। तो तीसरे क्वार्टर में कितनी टीमें आएंगी, 102 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा यहाँ पे 8 टीमें इसके अंतर्गत आएगी, ध्यान रखना 8 टीम आई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 103 देखिए दोस्तों। शारीरिक शिक्षा में अध्ययन किया जाता है, यानी फिजिकल एजुकेशन में किसका अध्ययन किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 103 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था यहाँ पे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। शारीरिक फिजिकल एजुकेशन के अंदर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 104 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 104, जूडो को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ पे जूडो है, जूडो को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड 2022 का पेपर है, और थर्ड ग्रेड 2022 के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसका चेंज कर दिया था। जूडो के जनक कौन है, जो जूडो के जनक, वो थर्ड ग्रेड में, और फर्स्ट ग्रेड में देखो ना, जूडो के ओलंपिक को किस वर्ष में शामिल किया था, वो प्रश्न पूछ लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 104 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जूडो को ओलंपिक के अंदर 1964 के ओलंपिक के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों। डॉक्टर PM जोसेफ को उनके शारीरिक शिक्षा में दिए गए योगदान के लिए कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। PM जोसेफ है जो 1956-57 में LNIP के प्राचार्य भी रहे थे।
तो उसके शारीरिक शिक्षा में जो योगदान दिया गया था उसके लिए कौन सा सर्वोच्च नागरिक रत्न दिया गया था प्रश्न नंबर 105 में, तो उसे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री उसे दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 106 देखिए दोस्तों, लैक्टिक एसिड किण्वन होता है, लैक्टिक एसिड किण्वन किस में होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जाइलम ऊतक में, कंकाली मांसपेशियों में, एपिडर्मल ऊतक में या मेरिस्टेमिक ऊतक में। दोस्तों अपनी जो मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जिसे अपन दुग्ध अम्ल कहते हैं वो जम जाता है तो थकान आ जाती है, तो वो मांसपेशियाँ कहाँ होती है, हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ जो अपनी बोन से जुड़ी हुई मसल्स होती है उनके अंदर आता है। तो यहाँ पे कंकाली मांसपेशियाँ यानी स्केलेटल मसल्स यहाँ पे रहेगी, स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 107, प्रश्न नंबर 107 देखिए दोस्तों, धनुरासन, मतेंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार किसके उपचार में सहायक है, ये आसन है वो किसके उपचार में सहायक है वो अपने यहाँ पे बताना है। 107 बताना है। और सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे डायबिटीज यानी मधुमेह, मधुमेह होता है डायबिटीज होता है उसके अंदर यहाँ पे फायदेमंद रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 108 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य से संबंधित गामक घटकों की कुल संख्या है। गामक घटक जिसे अपन मोटर कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इसे मोटर कंपोनेंट्स यानी मोटर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो वो कितने घटक हैं दोस्तों, मैं खूब बार इसको यूज करता हूँ, प्रश्नोत्तरी अपन जितने भी लेते हैं उसमें सब में इसको बार यूज करता हूँ। मोटर कंपोनेंट्स 5 प्रकार के होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो ये क्या है, 5 प्रकार के मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, ये इसके सही आंसर रहेंगे। और लास्ट है एंडोरेंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 109 में देखिए दोस्तों, किस प्रतियोगिता में विजेता का निर्धारण सभी मैचों की समाप्ति के बाद अंकों के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे अंकों के आधार पर किया जाता है, कौन सी प्रतियोगिता है वो अपने कैफे बता, लीग, चैलेंज, कॉम्बिनेशन या नॉकआउट। प्रश्न नंबर यहाँ पे 109 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लीग पद्धति है। लीग पद्धति में यहाँ पे अंकों के आधार पर करते हैं और अंक देने की इसमें 3 पद्धतियाँ होती है, कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश पद्धति। मैंने खूब बताया है प्रश्नोत्तरी में, देखना आप जाके कि इसमें कनेडियन पद्धति होती है, अमेरिकन पद्धति और ब्रिटिश पद्धति, 3 पद्धति से अपन अंक देते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 110 देखे दोस्तों, किस प्रकार के उत्तोलक में भार, बल और आलम के बीच में आता है, यानी फोर्स है वो फोर्स बल भार है जो प्रतिरोध है वो बल और एक्स के बीच में आएगा, वो अपने पर कौन सा उत्तोलक है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 110 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर है, वो ध्यान रखना है, जो प्रतिरोध है वो एक्स और फोर्स के बीच में आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में कौन सी आंकड़ों को इकट्ठा करने की तकनीक है जो केस स्टडी में काम नहीं ली जाती है। केस स्टडी मेथड है, साइकोलॉजी का प्रश्न है दोस्तों ये। केस स्टडी मेथड होती है उसमें काम में नहीं ली जाती है, मापन, अवलोकन, साक्षात्कार या व्यक्तित्व सूची। 111 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मापन, इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 112, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर, वापस से जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। प्रश्न नंबर 112 देखिए दोस्तों, भारत में खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, भारत में बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, भारत की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 112 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो 1991-92 में शुरू किया गया था। पूर्ण नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जिसमें 25 लाख रुपए की नगद इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 113 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर 113 को एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा। 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 में देखिए ए बैंड में मायोसिन तंतु होता है और टी बैंड में एक्टिन, यानी एक्टिन और मायोसिन 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं मसल्स के अंदर। तो ए बैंड में मायोसिन तंतु और आई बैंड में एक्टिन तंतु। तो यहाँ पे सही विकल्प करना चाहिए, चयन करना चाहिए अपने को, वो बताना है। तो 113 में जो इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों, ध्यान रखना है, वो माना गया था 113 के अंदर, यानी कथन 1 व 2 दोनों सही है। ध्यान रखना जो एक्टिन होता है वो एक्टिन आई में होता है और मायोसिन ए में होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों, यहाँ पे फेंसिंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली
वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पे तलवारबाजी होता है। जो फेंसिंग होती है उसे अपन तलवारबाजी कहते हैं। तो तलवारबाजी के अंदर पदक जीतने वाली और क्वालिफाई ओलंपिक, ओलंपिक मतलब 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें गई थी ये, तो कौन थी? प्रश्न नंबर 114 में भवानी देवी। ध्यान रखना, भवानी देवी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 115 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 115, सेट टेस्ट क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? यहाँ पे सेट टेस्ट है वो क्या मापता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 115 और जो सही आंसर माना गया था, ध्यान रखना दोस्तों, योग्यता। सेट टेस्ट है वो योग्यता या एबिलिटी यहाँ पे मापता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 116, स्प्रेन एक की चोट है, यानी स्प्रेन किसकी चोट है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड और 2022 ही फर्स्ट ग्रेड, दोनों में प्रश्न पूछा गया था ये। और दो निश्चित तौर पर स्प्रेन और स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन जिसे अपन खिंचाव कहते हैं और स्प्रेन जिसे अपन मोच कहते हैं, दोनों का प्रश्न निश्चित तौर पर एक तो कोई तो पूछा ही जाता है, दोनों याद रखना है। तो स्प्रेन किसकी चोट रहेगी 116 के अंदर, वो ध्यान रखना है लिगामेंट। और लिगामेंट क्या करता है दोस्तों, वो हड्डी को हड्डी यानी बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 117 देखें। तत्परता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तत्परता का नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था वो अपने घर पे बताना है। दोस्तों 3 नियम दिए गए थे सीखने के नियम थॉर्नडाइक के द्वारा, 3 यानी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, 3 तो मुख्य नियम और 5 दिए गए थे इसमें गौण नियम। तो किसके द्वारा? प्रश्न नंबर 117 का सही आंसर थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न 118 देखिए दोस्तों। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य यानी फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। व्यक्ति का शारीरिक विकास, सामाजिक, मानसिक या उपरोक्त सभी। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है, इसमें एक ऑप्शन और भी जोड़ सकता है, सर्वांगीण विकास। मैंने बताया था दोस्तों कि यह प्रश्न निश्चित तौर पर 101% हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन दे दिया, अगर चौथा ऑप्शन देता है यहाँ पे सर्वांगीण विकास तो भी वही रहता, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 119 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 119, आइसोकाइनेटिक पद्धति किसके परिचय कराया? यानी आइसोकाइनेटिक पद्धति है, इसके खोजकर्ता कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों 3 पद्धति है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक डॉक्टर लून, आइसोमेट्रिक पेरिन, आइसोकाइनेटिक पेरिन। तो ये अपने को यहाँ पे इस पद्धति को याद रखने हैं जनक। तो 119 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जे पेरिन। आइसोकाइनेटिक के जो खोजकर्ता हैं वो डॉक्टर जे पेरिन रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 120, पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारी यानी पानी से होने वाली बीमारी कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। टीबी, हैजा, खसरा या इन्फ्लुएंजा। पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारी 120 और सही आंसर रहेगा दोस्तों हैजा है। और हैजे का जो वायरस है वो वीवरियो कोलेरी, ध्यान रखना है, हैजे का वायरस वीवरियो कोलेरी इसका वायरस रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 121 121 देखे दोस्तों। प्रथम कायांतरण की आयु है, प्रथम कायांतरण की आयु क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। 121 में बताना है दोस्तों। और जो सही आंसर माना गया था वो 7 से 10 वर्ष, वो प्रथम कायांतरण की आयु रहेगी 7 से 10 वर्ष। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है। प्रश्न नंबर 122 देखिए दोस्तों। खेल अनुसंधान में प्रयुक्त SPSS, ध्यान रखना है SPSS यानी SPSS का पूर्ण रूप है वो अपने को यहाँ पे बताना है। SPSS का पूर्ण रूप क्या रहेगा? प्रश्न नंबर यहाँ पे 122 में और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे SPSS का पूर्ण रूप सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज, ध्यान रखना, सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 122 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता स्वीकार्यता व्यक्तित्व आयाम की नहीं है? यानी व्यक्तित्व आयाम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? परोपकारिता, जटिलता, विश्वास या विनय। 123 में और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जटिलता है वो यहाँ पे इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 124 देखे दोस्तों। 124 रहेगा यहाँ पे, यदि 2 भारोत्तोलकों को एक ही संयुक्त भार उठाया तो टाई कैसे टूटेगी? यानी 2 भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है और दोनों ने भार उठाया और दोनों ने सेम भार उठाया, तो फिर उसको टाई ब्रेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। उसके रिजल्ट के लिए 124 में
और सही आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था यहाँ पे कम शारीरिक वजन वाले को विजेता करेंगे। यानी दो मान लो, दो खिलाड़ी है, एक का वजन है 50 किलो और एक का वजन है यहाँ पे 49 किलो, और दोनों ने कितने का वजन उठाया, एक ने 100 किलो उठा लिया, दूसरे ने भी 100 किलो उठा लिया, तो यहाँ पे विजेता करेंगे 49 किलो वेट वाले, क्योंकि उसका वेट क्या है, कम है और उसने अच्छा वेट उठाया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 125। किसी व्यक्ति के शारीरिक श्रृंगार को उनका कहा जाता है, जो शारीरिक श्रृंगार है उसको अपन क्या कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर का प्रकार, आकार, आकृति या काया। 125 में शरीर का प्रकार कहेंगे दोस्तों, उससे अपन शरीर का प्रकार कहेंगे। श्रृंगार का मतलब टाइप्स ऑफ बॉडी, पर्सन की जो बॉडी है, बॉडी के अनुसार उसे अपन शरीर का प्रकार, जैसे क्रेसमर का है, शेल्डन, यूंग, ये इसके शरीर के प्रकार है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 126 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 126 रहेगा दोस्तों, वो देखिए एक बार। अष्टांग योग के 8 घटक है जिन्हें जीवन के अष्टमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, उसमें से 5 है। ये 3 कौन से हैं, 3 कौन से हैं वो अपने यहाँ पे इसमें बताना है। 126 में इजी प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों, यम, धारणा और प्रत्याहार, ये 3 हो गए, तो यहाँ पे 5 ऊपर दिए गए हैं और 3 नीचे, ये अष्टांग योग के हो गए 8। नेक्स्ट और अगला देखिए दोस्तों 127 में, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ वापस से। 127 में फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे दुनिया में मनोरंजन आंदोलन लाने में किस देश को अग्रणी कहा, यानी दुनिया में जो खेल है, खेल को फैलाने के लिए, प्रचलन करने के लिए किस देश को अग्रणी कहा है। देश में, विश्व में मनोरंजन आंदोलन के जनक अपन ने देखा है, प्रश्न पूछा गया है जोसेफ ली को माना जाता है, लेकिन देश कौन सा है खेल को बढ़ावा देने वाला है 127 में, वो ये ध्यान रखना है, USA, यानी अमेरिका इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 128 में देखिए दोस्तों, लिम्बरिंग डाउन व्यायाम किए जाते हैं। लिम्बरिंग डाउन ध्यान रखना, लिम्बरिंग डाउन है वो व्यायाम कब किए जाते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। व्यायाम शुरू करने से पहले, एक पूरे अभ्यास सत्र या खेल अभ्यास के बाद, व्यायाम के मध्य, या फिर व्यायाम के छोटे छोटे करके, तो लिम्बरिंग डाउन। और एक होता है वार्म अप, ध्यान रखना, एक होता है वार्म अप और एक होता है कूल डाउन, जिसे अपन कूल डाउन को तो लिम्बरिंग डाउन भी अपन इसे कहते हैं। तो ये कब किया जाता है 128 में, यानी कोई भी व्यायाम हो जाता है पूरे व्यायाम सत्र के खेल या अभ्यास के बाद करते हैं अपन, खेल को खत्म करते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, कूल डाउन, लिम्बरिंग डाउन करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 129, 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर। दोस्तों 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर, भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। ध्यान रखना है, भारत में पहली बार कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलोर के अंदर किया गया था, बेंगलोर कर्नाटक में। तो इसका शुभंकर कौन सा था 129 में, ध्यान रखना है, वो थम्बी था। जो थम्बी क्या थी, एक घोड़ा था, ध्यान रखना, ये एक घोड़ा था। नेक्स्ट और लास्ट पर्सन देखिए दोस्तों यहाँ पे 130, लास्ट पर्सन 130 रहेगा। किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी नहीं टूटती है, हड्डी क्या करती है, टूटती नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, 2022 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर इस प्रकार का पेपर है, क्या लेवल है, आप अनुमान लगा सकते हो अपनी तैयारी का। तो यहाँ पे किस प्रकार की हड्डी टूटती नहीं, तो वो क्या रहेगी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो बच्चों में होती है। प्रश्न नंबर 130 सही आंसर रहेगा ग्रीन स्टिक, जो बच्चों में पाई जाती है। खूब अपन यहाँ पे करवाते हैं प्रश्नोत्तरी में। तो 130 प्रश्नों से आप कितना स्कोर कर पाए फर्स्ट ग्रेड का पेपर के अंदर, वो जरूर बताइए। क्लास कैसे लगी वो भी बताइए। और दोस्तों कल सुबह 9 बजे आपको बता दूँ थ्योरी की क्लास रहेगी, हर्ट पार्ट नंबर 2, और 1-2 दिन में अपन करंट अफेयर्स की वो क्लास लेकर आ रहे हैं जहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।